नमस्कार, घर एक सपना शो में आपका स्वागत है। शो की शुरुआत करने से पहले मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों की वजह से बहुत कम समय में हमारे इस शो को लोकप्रियता हासिल हुई है। हाल ही में साल 2015 के एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग के बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम का अवार्ड घर एक सपना शो को मिला है। हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आगे भी हम इसी राह पर चलें और आपको आपके सपनों का घर दिलवाएं। बहरहाल बजट आने में कुछ ही दिन बाकी हैं। आम आदमी ने इस बार के बजट से काफी सारी उम्मीदें लगा रखी हैं, तो ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर कैसे पीछे रहे। रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने भी इस बार फाइनेंस मिनिस्टर से काफी सारी विश लिस्ट तैयार कर ली है। मेरे साथ घर एक सपना शो में बहुत बड़ा पैनल मौजूद है। चलिए आपका रूबरू करवा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद है दीपक कपूर जी, जो डायरेक्टर हैं गुलशन होम्स से। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद है पैनल पर हरमीत चावला जी, एमडी हैं एचकॉप से। मेरे साथ मौजूद हैं मनोज जैन जी, डायरेक्टर फाइनेंस साया ग्रुप से। प्रियांक गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं अंतरिक्ष इंडिया ग्रुप से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दीपक जी, बजट आने में कुछ ही दिन रह गए हैं, क्या लिस्ट तैयार की है, क्या उम्मीदें बंधी हुई हैं रियल एस्टेट सेक्टर की एफएम से? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के पास लिस्ट तो एवर एंडिंग है और वो हम बड़े सालों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर से। हर बजट से पहले हम ये रिक्वेस्ट करते हैं और अपने मेमोरेंडम भी उनको भेजते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है विच इज सनशाइन इंडस्ट्री। गवर्नमेंट की सारी नजर हमारी इंडस्ट्री के ऊपर है, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग के साथ में। मैं सोचता हूं कि हर साल की तरह हमारे मुद्दे सेम हैं, उसमें कोई नया बदलाव नहीं है। तो बार बार हम वही रिपीटेड रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले तो हमें इंडस्ट्री स्टेटस चाहिए। इंडस्ट्री स्टेटस मिलते ही रियल एस्टेट इंडस्ट्री की एडवांटेज मिलेगी। जो हम कॉस्ट ऑफ फंड इन्वॉल्व होते हैं वो कॉस्ट बहुत ज्यादा है, वो कम हो जाएगी और फंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट में एक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल होंगे। हरमीत जी, शॉर्ट में बताइए क्या मांगे हैं और क्या चाहते हैं इस बार? मेरा अपना मानना है, रादर देन मेकिंग हाउसिंग अफोर्डेबल, आप इकोनॉमिक एक्टिविटी हाउसिंग के आसपास लाओ जिससे आदमी खुद ही उसको अफोर्ड कर सके ना। हम बार बार अफोर्डेबल, हम 60 साल हो गए, आज भी अफोर्डेबल की बात कर रहे हैं, मतलब 60 साल ऐसे चलता रहा, 60 साल और अफोर्डेबल की बात करेंगे। पर अफोर्डेबल घरों की जरूरत तो है। बिल्कुल है जी, मगर ग्लोबली अफोर्डेबल हाउसिंग सबने ट्राई कर लिया, नहीं हुआ। एम्पावरमेंट की जरूरत है, लोगों के पॉकेट में पैसा डालने की जरूरत है, उससे वो घर खरीदने। मनोज जी, आप बताइए क्या चाहते हैं इस बार के बजट से कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी फायदा हो और ग्राहकों को भी जो है सस्ते घर मिल पाए और उनके लिए भी लोन जो है वो सस्ते हो जाए। क्या मांगे रखी है आपने? जी, मांगे जो मैं चाहता हूँ कि जो कस्टमर की तरफ से आएंगी, क्योंकि हम लोग डेवलपर्स की तरफ से जो बातें करते हैं अल्टीमेटली ये लगता है कि डेवलपर ही डिमांड कर रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि जो कस्टमर है, कस्टमर की पॉकेट में अगर पैसा आएगा तो अल्टीमेटली वो डेवलपमेंट में भी जाएगा। तो आज की डेट में जब मैं बात करती हूँ सपना, हम कहते हैं कि हाउसिंग फॉर ऑल, अफोर्डेबल हाउसिंग। हम टैक्सेस की अगर बात करें तो आज की डेट में एक छोटे हाउस पे भी करीब से 23 से 24% का टैक्स लग जाता है, जो कि बायर के पॉकेट से ही जाता है। और जैसा सर ने बोला अभी कि हमारे को जो लैंडिंग जो रेट है, तो चूंकि इंडस्ट्री स्टेटस नहीं है तो लैंडिंग रेट बहुत हाई है। तो कुछ गवर्नमेंट अगर इसको पॉजिटिव माइंड से सोचे, कुछ समय के लिए ही सही, मान लीजिए अगले 5 साल के कोई इन्होंने हाउसिंग फॉर ऑल का सपना देखा 2022, तो तब तक के लिए हाउसिंग को कहीं ना कहीं वहाँ को या एक लिमिट तक के लिए ही सही 50 लाख के घर ले लो या 1000 स्क्वायर फुट तक के घर ले लो, वहां तक को जरूर उन्हें सब्सिडाइज करना होगा। और मैं चाहता हूँ जैसे कि मान लीजिए पहले कभी कहते थे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, तो गवर्नमेंट ने उनके टैक्सेस को एग्जेम्प्ट किया था, 80HHC की स्कीम लाई थी। तो आज भी हटा दिया गया था, हटा दिया गया बाद में, उनको लगा कि अभी हमारे पास फॉरेन फंड की अब उसमें बात नहीं दिक्कतें हैं जी। अब अगर ऐसा सोचा गया तो क्यों ना हम ड्यूटी ड्रॉबैक की इसमें डिमांड करें और एटलीस्ट एक लिमिट तक तो हम कर ही सकते हैं, सो दैट अल्टीमेटली वो जो बेनिफिट है वो कस्टमर के पॉकेट में ही जाना है। तो वो सपना तभी पूरा होगा जब टैक्सेस कम होंगे। चलिए, मनोज जी तो टैक्सेस को लेकर के काफी चिंतित है कि बायर्स के लिए जो है कुछ कम किया जाए जिससे उनकी सीधी पॉकेट पर असर पड़े। प्रियांक जी, आप क्या कहेंगे? पिछली बार का बजट भी आपने देखा, क्या चाहते हैं, क्या मांग है? जी, मैं कहना चाहूंगा एक तो इनकम टैक्स स्लैब जो हमारा बहुत इसको हाई किया जाए, क्योंकि सैलरीज बहुत हाई हो गई हैं और स्लैब हमारा अभी वहीं इस लेवल का नहीं है। सेकेंड थिंग इज कि जो हमारा ये अपना लो सिस्टम है, इसमें किसी न किसी तरह से हमको बैंक्स जो है लो इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करें ताकि लोग मैक्सिमम फ्लैट बाय कर सकें। और जीएसटी का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, जिसको जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को
दीपक जी, जीएसटी की बात शुरू हुई है, क्या फायदा होगा जीएसटी से, और आपको लगता है कि अगर फायदा होगा तो ग्राहकों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? तो जीएसटी आ जाता है और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है तो एक सिंगल विंडो में सिंगल टैक्स लगना शुरू हो जाएगा और उसमें एक और ओपननेस आएगी एंड जो बड़ी मल्टीपल कॉस्टिंग आती है एक मल्टीपल लेवल पे, वेदर इन द हैंड्स ऑफ डेवलपर कंपनी और इन द हैंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कंपनी और एट सब कॉन्ट्रैक्टर लेवल, तो ये सब के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर सिस्टम बन जाएगा एंड एक नेट टैक्सेशन, जैसे अभी इन्होंने बताया कि टैक्सेशन काफी मल्टीपल टैक्सेशन है, ही सेइंग अराउंड 20-23%, आई फाइंड कि मोर देन 35% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द फ्लैट गोज इनटू ए टैक्सेशन, ये टैक्स में जाती है। आज भी हम रिक्वेस्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सिंगल विंडो क्लियरेंस लेके आई जाए, जहां स्टेट्स ने अब बोलना शुरू कर दिया कि हाँ वो लेने की उम्मीद है, वो उसके ऊपर कार्यरत हैं और वो चाहते हैं कि वो मिल जाए, लेकिन सिंगल विंडो नहीं होगी तो हमें एक प्रोजेक्ट 100% इन्वेस्टमेंट करने के बाद 1 से 1.5 साल लगता है सारे अप्रूवल्स अपने ही घर में लाने के लिए, और जब तक अप्रूवल्स नहीं आते हम प्रोजेक्ट को शुरू नहीं कर सकते। कितना बड़ा लॉस है, आप लोग कितना बड़ा लॉस है। बेच तो देते हैं, बेच देते हैं, लेकिन अब बिना वो भी approvals के? नहीं, अब वो भी बंद हो गया और अच्छा काफी है, सारे बिल्डर्स बेच रहे हैं। अच्छा है, नहीं होना चाहिए, अब बंद हो गया, पहले होता था, अब बंद हो गया कि अप्रूवल्स के बाद ही आप बेच सकते हैं। बड़ी सारी स्टेट्स ने बोला कि आपको पोजीशन लेके अप्रूवल्स लेने हैं तब आप स्टार्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर नहीं बेचेंगे तो कहां जाएंगे, मतलब एक दूसरी प्रॉब्लम ये है बिकॉज कॉस्ट ऑफ फंड ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होगी। आपने बिग चंक लैंड की पूरी पेमेंट कर दी और उसके बाद आप 1.5 साल वेट कर रहे हैं, आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते जब तक आपके पास अप्रूवल ना आए। हम अलग अलग विंडो की बात कर रहे हैं हरमीत, की एक एक विंडो पे जाकर के अप्रूवल लेना पड़ता है। सिंगल विंडो क्लियरेंस अगर हो जाता है तो क्या प्रोजेक्ट डिले होने बंद हो जाएंगे? अगर मैं आज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और उसके 1.5 साल तक मैं बेच ही नहीं सकता माल, तो मेरी सिर्फ मेरी तो लैंड कॉस्ट कह रहा है, मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। मैं जिस दिन मेरे पास बंदे अपना पॉलिसीज आ जाएंगी तब मैं थोड़ा लोग हायर करूंगा कंपनी चलाने के लिए, तो देयर इज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इन्वॉल्व इन इट। यू आर रनिंग द एंटायर कंपनी विदाउट अर्निंग एनीथिंग, बट इट हैज, और ये भी देखा गया है और लार्ज चंक कि ये सब होने के बावजूद कंस्ट्रक्शन में पैसा नहीं जाता। सो इट इज वेरी, इतना आसान नहीं है बोलना कि जो डिलेज हैं वो सारे ही हम उठा के लाइसेंसिंग रिजीम की तरफ डालते हैं। कहीं ना कहीं बिल्डर लॉबी को बहुत अच्छी तरह इंट्रोस्पेक्शन करनी है, और ये मैं अनफॉर्चुनेटली बिकॉज बल्क कर रहे हैं ऐसे, तो जो अच्छे लोग हैं भी वो भी इस पे पिस जाते हैं। लेकिन मनोज जी, मेरा सवाल ये है कि 10-10 साल प्रोजेक्ट जो है मार्केट में डिले हैं, आप लोग तो अपनी मांग बता रहे हैं, बायर्स क्या करें, वो भी तो परेशान हैं। 10-10 साल प्रोजेक्ट डिले। जब हमारे पास सिंगल विंडो सिस्टम होगा तो 5 साल डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि मैं लॉन्च ही तब करूंगा जब मेरे पास सारी क्लियरेंसेस होंगे, और ये तभी हो सकता है जब इंडस्ट्री स्टेटस मिले, उसके लिए हमारे को इस तरीके का माना जाए। तो पिछले जो अगर हम आंकड़ों को उठाएं तो क्यों डिले हुए हैं? क्या मार्केट में मंदी आप देख रहे हैं? क्यों डिले रहे हैं प्रोजेक्ट? मंदी तो एक कारण है ही जी, साथ ही साथ ये जो डिले इन क्लियरेंसेज है, आज एक क्लियरेंस होगा, उसके साथ साथ दूसरी क्लियरेंस जुड़ी हुई है, वो नहीं हुआ तो वो काम शुरू नहीं कर सकते। कस्टमर्स का प्रेशर है, बैंकर्स का प्रेशर है, यू हैव टू कंप्लीट ऑन टाइम, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज क्लियरेंसेज अटकी हुई है। उनके ऊपर चूंकि कोई रेगुलेशन नहीं है, उन बॉडीज के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, तो वो चलता है। अगर हम बात करें सेल्फ रेगुलेशन की, तो सेल्फ रेगुलेशन क्यों नहीं किया जा रहा है? आपने देखा कि महाराष्ट्र में जो है वो लोग सेल्फ रेगुलेशन कर रहे हैं, रेगुलेटर के हिसाब से काम भी हो रहा है बड़े पैमाने पर, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है एनसीआर? ऐसा नहीं है सेल्फ रेगुलेशन नहीं है, हम लोगों की अपनी बॉडी है, किडाई है, तो सेल्फ रेगुलेटेड है। कुछ लोग नहीं है, उनकी वजह से बहुत बातें होती हैं, और कुछ लोग गलत हैं, इसकी वजह से ये नहीं कह सकते कि सभी लोग गलत हैं। क्यों आम ग्राहक को दिक्कतें आती हैं? क्यों नहीं एक सेल्फ रेगुलेशन किया जाता है? दीपक जी, कुछ नाम है जो प्रॉब्लम चल रही है, बड़े नाम भी हैं, बड़े बड़े नाम जी, हैं जी। मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि बायर्स तो परेशान हैं, प्रोटेस्ट डेली करते हैं, डेली परेशान होते हैं, और बिल्डर जेल भी चले जाते हैं, तो क्यों नहीं इस पे कुछ किया जा रहा है? क्रेडाई क्यों नहीं, इतना बड़ा फेस है, क्यों नहीं कुछ कर रही है? क्रेडाई ने किया है, क्रेडाई ने बहुत कुछ किया है, क्रेडाई ने उनको नोटिस दिए हैं। हमारे यहाँ एक CGRF की एक मुहिम है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में हमारे फेलो डेवलपर्स एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के साथ बैठ के जितनी भी ग्राहकों की प्रॉब्लम्स हैं, हम सारे कस्टमर्स को बोलते हैं कि कहीं भी लीगल रिकोर्स लेने से पहले एक बारी क्रेडाई ने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, आप इसमें ऑनलाइन कंप्लेंट हम लॉग इन कर सकते हैं, और वो हमारी टाइम टू टाइम मीटिंग होती है, हम उनकी परेशानियों को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्मार्ट सिटीज की अगर बात की जाए तो क्या आप कहते हैं कि स्मार्ट सिटीज कैसे बन पाएंगी? क्या बन पाएंगी? बन तो सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। फर्स्ट
बनाना कोई बड़ा ये नहीं है कि नहीं बन सकती, बट इम्प्लीमेंट तो हो, एक उसका फेस तो सामने है। अभी तक बात ही है, क्यों नहीं बन सकती? बन सकती हैं, बड़ी जल्दी बन सकती हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? मैं कहना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी तो एक बहुत अच्छा सपना है जो साकार हो सकता है, लेकिन हमें उसमें एक पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स फ्रेम करके एक डेफिनेशन फिक्स करनी है जो एक यूनिवर्सल डेफिनेशन हो कि स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन में क्या क्या एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से हम इसको स्मार्ट सिटी का टैग दे पाएंगे। और उसमें डेवलपर का कंट्रीब्यूशन तो बहुत बाद में है, पहले तो सेंटर और स्टेट को ही एक दूसरे से मिलजुल के इस मुहिम को आगे बढ़ाना है, उस पॉलिसी फ्रेमवर्क को लेकर आना है। अगर ये सारी चीजें पहले डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लियर हो जाए, रूल्स, रेगुलेशन एंड फ्रेमवर्क बन जाए, उसके बाद में नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन लेवल में आया जाएगा। और अगर लाया जाएगा तो इसके दो पहलू हैं, एक तो है कि एग्जिस्टिंग सिटी को स्मार्ट कर दिया जाए और एक है कि एग्जिस्टिंग लिस्ट सिटी तो को आ ना चुकी टच है, किया जी। जाए, आ चुकी है। जी। तो उसमें अभी तो प्रोग्राम ये हो रहा है कि एग्जिस्टिंग सिटी को स्मार्ट का टैग दे दीजिए कि इसमें 3-4 प्रोविजन आप ये कर दे तो आप स्मार्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन वो करना है, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को टच करना बहुत मुश्किल है, जो अभी तक बातें हो रही है पिछले 3-4 साल से, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे नहीं आया, विच इज रीट्स। जी, लेकिन पिछले साल तो बजट में रीट्स लाया गया था, लाया गया है, लेकिन अब हाल ही में भी चेंजेस किए गए हैं, चेंजेस किए गए, लेकिन अभी आया नहीं है। अगर जिस दिन आ जाता है तो एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए छोटे लेवल का इन्वेस्टर भी, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं अलग अलग इंडस्ट्री में, इसमें आ जाएंगे। और अल्टीमेटली व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर फंड फ्लो ज्यादा बढ़ जाता है, फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं एंड उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, तो डेफिनेटली सबको ही इसका फायदा मिलेगा। तो रीट्स एक अनदर एरिया है जहां हम चाहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर इसको एक्टिवली लेके आए और उसमें कुछ कंसेशन दें और उसमें कुछ चीजें जो स्ट्रीमलाइन करनी है स्ट्रीमलाइन दीपक जी, ऑलरेडी रीट्स में काफी सारे एग्जाम्पशंस दे दी गई हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसको लागू होने में? क्या क्लियर नहीं है फंडा या कुछ कंफ्यूजन का दौर है? हाँ, डेफिनेटली कुछ न कुछ कंफ्यूजन है, इसलिए कोई क्लियर नहीं है और वो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे अभी आना नहीं शुरू हुआ है। जिस दिन आ जाएगा उस दिन समझ में आएगी कि क्या ठीक है क्या नहीं। लेकिन रीट्स एक अनदर माध्यम है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ग्रोथ पाथ पे ले जाए। क्यों चाहते हैं आप प्रियांक जी इंडस्ट्री का स्टेटस दिया जाए? अगर दिया जाएगा तो क्या फायदा होगा? नेचुरली हमारा तो जो फंड फ्लो हमारा बढ़ जाएगा, फंड फ्लो बढ़ने से हम लोग टाइमली सारी चीजें फंड फ्लो से ही सारी रिलेटेड है ये, तो उससे बेनिफिट होगा और टाइमली हम लोग पोजीशन वगैरह सारी होंगी। आप क्या कहेंगे इस पे? ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री होगी, अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं है। इंडस्ट्री स्टेटस आएगा तो डेफिनेटली बैंक उसके रेट को डाउन करेंगे। आज कहीं भी रियल एस्टेट में 15, 16, 18 इस तरीके का बैंक 24% तक जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन ऑफ दी प्रोजेक्ट। जब वो होगा तो 11-12% भी आपको मिलेगा, तो अल्टीमेटली बेनिफिट किसको मिलेगा? बायर्स को मिलेगा और ऑन टाइम कंप्लीट होंगे। अभी जो डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड। चलिए, हमारी इस खास पेशकश में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी। आप देखते रहिए घर एक सपना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बजट के ऊपर चर्चा हो रही है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री की क्या मांगे हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मनोज जी, 6 करोड़ घरों की जरूरत है, क्या सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए हैं? जी, अभी ऑन ग्राउंड तो नजर कम आ रहे हैं। जी, क्यों, ऐसा क्यों है और क्या होने चाहिए कदम? कदम तो जो अभी थोड़ी देर पहले हमने ब्रेक से पहले डिस्कस किए हैं जी, कि अफोर्डेबल मीन्स अफोर्ड, एक्चुअली जो अपने पॉकेट से कोई अफोर्ड कर सके। अफोर्डेबल नाम देने से अफोर्डेबल नहीं हो रहा है। तो लैंड की रेट्स अभी भी बहुत हाई हैं, लैंडिंग रेट्स हाई हैं, कंज्यूमर के लिए टैक्सेस बहुत हाई हैं। तो अफोर्डेबल बनाना है तो पहले इन चीजों को कुछ दिनों के लिए कम करना होगा, तभी वो अफोर्डेबल होगा। नाम देने से, तमगा देने से शायद अफोर्डेबल नहीं होगा। तो कैसे 6 करोड़ घर बन पाएंगे दीपक जी? इस बात की मुहिम गवर्नमेंट बड़ी तेजी से ले रही है और उसमें शुरुआत की है। मैं आपको 2 स्टेट्स का एग्जांपल दे सकता हूं जो अभी हमारे सामने आया है कि अभी गुड़गांव में आप देखें तो गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम डेवलपर के साथ मिलकर लागू की और कई डेवलपर सामने आए और उन्होंने कुछ अफोर्डेबल सेगमेंट में प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी महाराष्ट्र कड़ाई से अभी एक MOU साइन हुआ है जिसमें आई थिंक नवी मुंबई में सस्ते घर बनाए जाएंगे। और बड़ी लार्ज स्केल पे मुहिम हुई है। हमीद जी, सरकार तो काम कर रही है। चलिए, एक हरियाणा में भी पॉलिसी आई है, महाराष्ट्र में भी हो रहा है। बिल्डर्स क्यों पल्ला झाड़ रहे हैं सस्ते घर बनाने से? क्या वजह है, क्यों नहीं बना पा रहे हैं? फंड फ्लो। जब लग्जरी और मिड सेगमेंट के घर बनाने के लिए पैसे नहीं है तो अफोर्डेबल कहां से हो? तो अफोर्डेबल में आपको क्या लग रहा है कि 50% मार्जिन होगा?
तो जिस चीज में 60% मार्जिन है या 50% मार्जिन है, उसके फंड फ्लो के लिए धंधे के लिए पैसा नहीं है, तो फिर वो कहां से आएगा? मैं कुछ लेकिन दीपक जी, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल जानना चाहती हूँ। अफोर्डेबल हाउसिंग में अगर आप बात करें, अगर आप कोई भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें मकान जो है तुरंत बिक जाते हैं, है ना? अगर 15 लाख का अट्रैक्ट करता है मकान लोगों को, तो क्यों आप लोग पल्ला झाड़ते हैं? नहीं, कोई पल्ला नहीं झाड़ना चाहता। एंड हम तो चाहते हैं कि ये नीतियां सरकार की ऐसी बने कि हम इस सेगमेंट में काम करें। चलिए, हमारी इस खास पेशकश में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी। आप देखते रहिए घर एक सपना। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा घर एक सपना शो में बजट स्पेशल। चलिए, अब एकदम शॉर्ट में बात करेंगे। क्या कहेंगे, एक बार फिर से मुझे बता दीजिए, किस तरीके से अपनी 3 मांगे बताइए, ये हो जाना चाहिए इस बार। मेरे हिसाब से तो हमारा एक तो इंटरेस्ट रेट लो होना चाहिए जी, और जो इनकम टैक्स स्लैब हाई होना चाहिए जी, और थर्ड वन हमारे को किसी न किसी भी चैनल से इंटरेस्ट और फंड फ्लो बढ़ाना चाहिए। इंटरेस्ट रेट लो हो और फंड फ्लो हाई हो। क्या कहेंगे आप, क्या होना चाहिए? इंडस्ट्री स्टेटस होना चाहिए जी, सो दैट उसके इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे। एवरेली कस्टमर्स को जो पास ऑन करता है आरबीआई, ठीक है, पता नहीं बजट का मुद्दा है या नहीं है, बट लेकिन वो भी कस्टमर को डायरेक्ट मिलना चाहिए। बैंकर उसको पास ऑन नहीं करते हैं। आप क्या कहेंगे? मेरा तो आज की डेट में एक ही मांग है, जो बैंक के एनपीएज हैं, रियल एस्टेट के जोन से प्लेयर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लेयर्स हैं, दे शुड बी टेकन टू टास्क, दैट मनी शुड बी ब्रॉट बैक इनटू द बैंक। सो बिकॉज मेरा अपना मानना है लाखों करोड़, एटलीस्ट अगर मैं नाम नहीं देना चाहता, अगर मोटे 6 बंदे लगा दूं तो लाख करोड़ रुपए तो वहीं बैठ गए। दैट मनी इज इमीडिएटली अवेलेबल विद द बैंक्स एंड देयर इज नो राइम और रीजन। ये बैंक्स को बैड डेट्स राइट ऑफ करना चाहिए, ये पब्लिक का पैसा है। ये अगर आप करोगे तो यू आर सेंडिंग अ राइट सिग्नल टू द मार्केट। एफएम क्या करें इस बार? इंडस्ट्री स्टेटस, जी, सिंगल विंडो क्लियरेंस एंड टैक्स रिफॉर्म्स। रियल एस्टेट सेक्टर की विश लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन मुद्दे भी काफी सारे हैं। अब ये पूरे होंगे या नहीं, ये तो आने वाले बजट में ही पता लग पाएगा। घर एक सपना शो में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी सवाल है या फिर आप हमें कोई अपना सुझाव भेजना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कीजिए घर@itvnetwork.com पर। आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं हमारे घर एक सपना पेज के जरिए। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा हैंडल है घर एक सपना। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक यू टेक केयर एंड कीप वॉचिंग इंडिया न्यूज।